ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमेशा मिडिल टर्म एक ही आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमेशा मिडिल टर्म कितने आएंगे? दो। जैसे तो ले न्यूमेरिकली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट टर्म। अब लोग ये क्या बोला है सर? यू विल गेट सर्टेन वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सर्टेन वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म, सर्टेन वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ द नाइन्थ टर्म। अब बताना है कि इसमें न्यूमेरिकली सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, और रटने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में ये सॉल्व कर सकते हो। इतना मैं लिख रहा हूं, मैं तो आधा कैलकुलेशन उसमें मन में कर सकता हूं। तो चलिए मिडिल टर्म के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं ना। मिडिल टर्म के बारे में, मिडिल टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हो ना, x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हो, और हम इसके मिडिल टर्म के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल टर्म, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास 5 टर्म से बच्चों, है ना, कितने टर्म से? 5। तो कितने मिडिल टर्म आएंगे? तो आंसर इज 1 मिडिल टर्म आएगा। कोई बोलता है कि अरे 5 टर्म नहीं है सर, 6 टर्म से, है ना। कितने टर्म से बच्चों? 6 टर्म से। तो कोई बोलता है 6 टर्म से 1 2 3 4 5 और 6, तो फिर भैया कितने मिडिल टर्म्स आएंगे भाई? तो लेकिन फिर उस केस में 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मिडिल टर्म 1 आएगा या 2 आएगा। तो मिडिल 1 भी आ सकता है, मिडिल 2 भी आ सकता है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स है? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमेशा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमेशा मिडिल टर्म 1 ही आएगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमेशा मिडिल टर्म कितने आएंगे? 2। जैसे 6 के केस में आप देख सकते हो कि जो थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है, दोनों कैसे टर्म्स है गाइस? मिडिल टर्म। अब अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे 2 केसेस लूं मैं, कि आपको लिख के बतलाना है इसके आगे, है ना। अब मैं 2 केसेस लूं कि भाई n इवन है और n ऑड है, तो कोई मेरे को बताएगा क्या कि n इवन के केस में कितने मिडिल टर्म आएंगे, है ना? हाउ मेनी मिडिल टर्म? और n ऑड के केस में कितने मिडिल टर्म आएंगे? सबसे पहले मेरे को यह बतलाइए कि अगर n इवन है तो हाउ मेनी मिडिल टर्म, और n ऑड है तो हाउ मेनी मिडिल टर्म? दोनों ही केस में बताइए। इवन वाले केस में कितने मिडिल टर्म? 1, और ऑड में बता रहे हैं 2 है। अच्छा, और कोई बतलाना चाहेगा कि मिडिल इवन वाले में कितने मिडिल टर्म और ऑड वाले में कितने? सौरभ झा का आया 2 एंड 1, इवन 1 ऑड 2। ग्रेट। तो हम लोग कि इसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म होगा दोस्त, इसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म होगा दोस्त 1। अब बोलोगे अजीब सर, अजीब उल्टा बना कर दिया आपने, है ना, अजीब उल्टा बना कर दिया। अभी आप बता रहे थे कि इवन होगा तो 2 आएंगे और ऑड होगा तो 1 आएगा। अब आप कह रहे हो कि इवन है तो 1 आ रहा है, ऑड है तो 2 आ रहा है। कैसे कंफ्यूज करा रहे हो? कंफ्यूज मैं नहीं करा रहा हूं, कंफ्यूज तुम चल रहे हो। रीजन क्या है कि अगर n इवन है तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से मैंने सिखाया आपको, तो कि इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स होगा n+1। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? n+1। तो बच्चों एक चीज सोचिए कि जब नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है तो और n इवन लिया आपने, तो जब n इवन लिया है तो दिस विल इंप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। अब अगर ये नहीं चमका तो भाई अब क्या ही बताएं। और नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड है तो 1 आता है। तो बार बार मैंने नंबर ऑफ टर्म्स का जिक्र किया, बट आपने क्या सोचा? n। तो वो गलती आपकी तरफ से कि भाई मैं बता रहा हूं कि ऑड टर्म्स तो 1 और इवन है तो 2। अब मैंने बोला n इवन तो आपने बोल दिया भाई 2, तो फिर गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि n इवन का मतलब n थोड़ी टर्म्स हैं, टर्म्स तो n+1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। फिर n अगर ऑड है तो भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? इवन। अच्छा, वेरी गुड, ये खेल था सर, अब सीख गया मैं, अब मैं खिलाड़ी बन गया। बहुत बढ़िया खिलाड़ी, बहुत बढ़िया। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स उसमें क्या हो जाएगा? इवन। तो इसमें 2 आएंगे मिडिल टर्म। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि n इवन तो गलती नहीं कीजिएगा कि भाई 2 मिडिल टर्म लिख दिया सर, है ना, 1 ही आएगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा, इसमें जैसे 5 टर्म्स थे तो मिडिल टर्म थर्ड है, तो दैट इज सिंपली 5 + 1/2। ऐसे ही है ना। जैसे अगर कोई बोले 7 टर्म्स है सर, 1
2 3 4 5 6 7, तो ये है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म अगर ये है तो क्या है, 7 + 1/2 है ना, 7 + 1/2। तो अगर मेरे को कोई बोलता है कि n इज इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज n + 1 गाइस। तो n प्लस, देखना, अरे यहां 5 टर्म्स है ना, तो 5 + 1/2, यहां 7 टर्म्स है तो 7 + 1/2, तो यहां n + 1 टर्म्स है, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, n + 1 + 1/2, यानी कि n/2 + 1। कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, जब n इवन होगा तो बच्चों, n इवन होगा तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, n/2 + 1, n/2 + 1। अब इस केस में देखिए, अगर हमारे पास 6 टर्म्स है तो कौन सा मिडिल टर्म है, एक तो 6/2 और दूसरा 6/2 + 1। अगर सपोज कर लो कोई कहता है कि सर 8 टर्म्स है ना, कितने टर्म्स है सर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे मिडिल टर्म्स भाई इसमें कौन कौन से हैं, आप देख लो, ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं, कौन सा, चौथा और पांचवा। तो अगर 8 टर्म्स हैं तो 8/2 और दूसरा 8/2 यानी कि 4 + 1। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे बात करें n ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, n + 1, तो यानी एक टर्म तो सीधा बच्चों आ जाएगा n + 1/2, सीधा है ना यार, जितने टर्म से अपॉन 2, तो यहां जितने टर्म से अपॉन 2, और दूसरा इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, मतलब दोस्त n + 3/2। तो आप देख लो कि जो बताया गया है इस फॉर्मूले में, यही बतलाया गया है कि मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज tn/2 + 1, कब, जब n इज इवन, और दूसरा tn + 1/2 एंड tn + 3/2 व्हेन n इज ऑड। तो मैंने भी यही बताया कि जब n इवन है तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, n/2 + 1, और जब n ऑड है तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, दो टर्म, n + 1/2 एंड n + 3/2। तो बिल्कुल चौकस, कोई दिक्कत, आई थिंक मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए एक सवाल है, फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो बच्चों देख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 होगा, आई होप इट इज करेक्ट, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 7। तो 7 होने के केस में क्या होता है ना, 7 होने के केस में कौन सा होता है, मतलब मेरे ख्याल चौथा, तो यानी कि सीधा सीधा t 6/2 + 1, यानी कि दिस इज t3 + 1, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 6c3 √x³ इंटू -1i x³, यानी 6c3 तो 20 होता है, तो -20, और इधर x³ है और x³ 3/2, तो नीचे आ जाएगा x³ 3/2 -3, सॉरी 3 - 3/2, तो x³ 3/2 ही बचेगा। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर आ जाएगा -20/x³, 3/2, मतलब माइनस साइन आना चाहिए, है ना, माइनस साइन रहेगा शायद, ठीक है। अगला वाला देख लीजिए, चलिए देखते हैं। पहली चीज दिख रही है कि 7 मतलब 8 टर्म्स हो गया, तो मतलब मिडिल टर्म 8 में चौथा और पांचवा हो गया ना, तो 8 हो गया तो चौथा, मतलब 3 + 1 और 4 + 1, यही आएगा सर। तो 7c3 2x² 4 इंटू -1/x³। तो बच्चों 7c3 7 6 5 6 35 इंटू 8, सॉरी 16, है ना, और ये भी ऊपर ही आएगा, x³ 8 और x³, तो यानी x³ 5 विथ अ माइनस साइन। चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 5 80 के 0 हासिल 8, 16 × 3 48 8 56, तो -560 इंटू x³ 5, अगर सब कुछ सही है तो, है ना। और t4 + 1 दैट इज गोइंग टू बी 7c4 2x² का क्यूब इंटू -1/x³ 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 7c4 दैट इज 35 इंटू 8
और ये x की पावर 6 तो x स्क्वायर, 8 25 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 इंटू एक्स स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से मिडिल टर्म्स हो जाएंगे, है ना, मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। 280 एक्स और माइनस 560 एक्स की पावर 5। बिल्कुल आगे बढ़ा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली मतलब इग्नोरिंग द साइन, है ना। नेगेटिव आई मॉड ले लीजिए, नेगेटिव आई मॉड ले लीजिए, नेगेटिव आई मॉड ले लीजिए, नेगेटिव आई मॉड ले लीजिए। तो ले न्यूमेरिकली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट टर्म। अब लोग ये क्या बोला है सर, ये क्या है? तो आपको याद होगा हमने एक चीज तो पढ़ी थी कि एनसीआर का मैक्सिमम, तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने देख लिया, ठीक है। तो उसको मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा, किसी ने नहीं किया है तो मिसलेनियस में जाकर लास्ट के शायद सेकंड लास्ट लेक्चर होगा उसमें, और एनसीआर का हमने मैक्सिमाइजेशन पढ़ा था कि n इवन होगा तो r इक्वल टू n बाई 2 और n ऑड होगा तो n माइनस 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 2। क्या ये सर वही है? नहीं, ये वही नहीं है। जैसे कोई भी अगर आप बात कीजिए एक्सपेंशन, जैसे हम एक सवाल के साथ सोचते हैं एक बार, है ना। जैसे बोला कि इफ x इक्वल टू 1 बाई 3 फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। अब सोचो इस एक्सपेंशन में टोटल 9 टर्म्स होंगे। आपको मैं पहले समझा रहा हूं, है ना, निकालने के लिए आप ही को दूंगा। हमारे पास टोटल इस एक्सपेंशन में टोटल 9 टर्म्स होंगे, है ना, 9 टर्म्स होंगे। 9 टर्म्स जब लिखोगे आप, जैसे पहला होगा 1 प्लस 8c1 4x 8c2 4x का स्क्वायर, ऐसे। और जब उसमें x की वैल्यू 1/3 रखोगे तो जितने भी 9 टर्म्स हैं सब में x इक्वल टू 1/3 रखने के बाद सबकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना, कि हम लोग 9 टर्म्स हैं और हर एक में जब आप x की वैल्यू रखोगे हर एक टर्म में, यू विल गेट सर्टेन वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सर्टेन वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म, सर्टेन वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ द 9th टर्म। अब बताना है कि इसमें न्यूमेरिकली सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, मतलब कि मॉडुलस में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, मॉडुलस में सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू आएगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो यानी कि अगर मैंने बोला कि सपोज टीआर सबसे बड़ा टर्म है, तो टीआर प्लस 1 से भी बड़ा होगा और टीआर माइनस 1 से भी बड़ा होगा, है ना। अगर टीआर सबसे बड़ा टर्म है, क्योंकि हमें वही आर निकालना है ना जिसके लिए सबसे बड़ा टर्म है, तो मैं बोलूंगा टीआर प्लस 1 से भी बड़ा होगा, टीआर माइनस 1 से भी बड़ा होगा। उसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये है। और कोई चाहे तो मेरे साथ हम दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए अभी, है ना। मैं जो लिख रहा हूं उसको पहले ध्यान से देखिएगा। दोनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। जैसे मॉडुलस, अब बोलोगे मॉडुलस क्यों लगा दिया सर? हालांकि इस सवाल में जरूरत नहीं है, बट इन जनरल हो सकती है, क्योंकि हमारे से पूछा जा रहा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, यानी हमें मैग्नीट्यूड बतलाना है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया सर, ये नया डिजाइन लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नया डिजाइन नहीं है, है ना। इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन, इसका मतलब हो गया लेस देन, दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूड कर ली। इक्वल टू भी अंदर ही है ना, दिख नहीं रहा है बट अंदर ही है ना। तो ले मॉडुलस ऑफ टीआर प्लस 1 ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू क्या? मॉडुलस ऑफ टीआर। पहले इसको सॉल्व करता हूं फिर हम इसको समझते हैं। जैसे टीआर प्लस 1 अगर निकालिएगा तो इसके हिसाब से क्या आएगा? 10CR और 4x की पावर आर। मॉड की जरूरत इस केस में नहीं है क्योंकि x पॉजिटिव है, और इधर आ जाएगा 10CR माइनस 1 एंड 4x की पावर r माइनस 1। तो जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो वैसे कीजिए, काटिएगा तो इसको 4x बच जाएगा और x की वैल्यू इसके हिसाब से 1/3। तो मॉड से पीछा छूट चुका है हमारा क्योंकि सब पॉजिटिव है। 10CR माइनस 1 मतलब 10 फैक्टोरियल एंड नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज 11 माइनस r फैक्टोरियल, चेक कर लो। और इधर 10 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड देन इज 10 माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट होगा तो इधर r बचेगा और ये इधर कैंसल आउट होके 11 माइनस r बचेगा, है ना, 11 माइनस r। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 44 माइनस 4r। अब बोलोगे ये कैसे आ गया सर? तो 4 गुने 11 माइनस r इज 44 माइनस 4r। उधर क्या जाएगा? ग्रेटर देन लेस देन 3r। अब सोचो 44 इज ग्रेटर देन लेस देन 7r। तो बच्चों ये क्या हुआ, सुनेंगे ध्यान से। इसका मतलब हुआ कि जब मैंने इसको सॉल्व किया दोस्त, तो दिस हैज गिवन मी अ इनइक्वालिटी लाइक दिस, 44 ग्रेटर देन लेस देन 7r। अब सोचो
अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां भी आ जाएगा, इससे यहां भी पहुंच जाएंगे, इससे यहां भी पहुंच जाएंगे और इससे यहां भी पहुंच जाएंगे, यानी कि रिवर्सिबल भी है। दिस इज गिविंग मी दिस थिंग एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग मी दिस थिंग, क्योंकि जस्ट वही स्टेप्स अगर हम उल्टे कर दें तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। अब सोचना कि अगर इसका मतलब यह है कि दिस गिव्स अस दिस एंड दिस गिव्स अस दिस, तो जैसे सोचो मैंने आर की वैल्यू सपोज कर लो 2 ले ली, रैंडमली सोच रहा हूं। वैसे आर की वैल्यू दिख रहा है ना कि अगर मैक्सिमम ये पावर 8 है तो आर की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक जा सकती है ना, तो 9 टर्म्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने आर की वैल्यू रैंडमली 2 लिख दी, तो इसका मतलब ये 14 हो गया, ये 44 हो गया। तो कौन बड़ा है? थोड़ा सा दिक्कत आएगी बट सोचना। तो 44 और 14 में आर इक्वल टू 2 पे 44 बड़ा है, यानी जब 2 इधर रखेंगे तो मॉड T3 मॉड T2 से बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि आर इक्वल टू 2 रखने पे, मैं समझा रहा हूं ठीक है ना, मेरा आंसर खट से आ चुका है। मेरे से कोई पूछे कि आंसर क्या आया सर, तो मैं खट से इसका आंसर बतला सकता हूं। जैसे देखना आर इक्वल टू 6 रखूंगा तो ये 42, तो 6 रखने में 42 और 44, तो कौन बड़ा? 44 बड़ा, तो यानी मॉडुलस ऑफ T7 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ T6। लेकिन जैसे ही 6 के बाद में 7 रखूंगा तो ये 49, 6 रखा 42, ये 44, तो 6 रखा तो मॉडुलस ऑफ T7 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ T6। ग्रेटर देन क्यों? क्योंकि यहां ग्रेटर देन आया था। 7 रखने पे ये 49, ये 44, 49 बड़ा हो गया, तो 7 रखने पे मॉडुलस ऑफ T8 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ T7, जिसका हमें था इंतजार। इसी का तो इंतजार था कि एक ऐसा टर्म मिल जाए जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अपने आगे वाले से भी बड़ी हो, अपने पीछे वाली से भी बड़ी हो। तो देखो ना मॉडुलस T7 ऐसा ही तो है। मॉडुलस T7 अपने पीछे वाले के मॉडुलस वैल्यू से बड़ी है, मॉडुलस T6 से बड़ी है, और अपने आगे वाले के भी मॉडुलस वैल्यू से बड़ी है, यानी कि कौन सा टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म? तो आंसर इज 7th टर्म। आंसर इज 7th टर्म। 7th टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा था। पहले तो यह समझ में आया आपको कि इसको सॉल्व करके यहां तक आया, और वाइसे वर्सा सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा, यानी कि दिस गिव्स अस दिस एंड दिस गिव्स अस दिस। अब जब मैं आर की वैल्यूज रखनी चालू की, जैसे मैंने 2 रखा तो 44 दिखा, 14 से बड़ा, मतलब मॉडुलस ऑफ T3 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ T2। अब मैं समझा रहा हूं, 3 रखा तो 44 21 से बड़ा, तो यानी मॉडुलस ऑफ T4 मॉडुलस ऑफ T3 से बड़ा, यानी इनिशियली मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। आर इक्वल टू 1 रखा तो 44 इज ग्रेटर देन, तो T2 का मॉड इज ग्रेटर देन T1, यानी कि T1 का मॉड, फिर उससे बड़ा T2 का मॉड, फिर T2 से बड़ा T3 का मॉड, T3 से बड़ा T4 का मॉड, T4 से बड़ा T5 का मॉड, T5 से बड़ा T6 का मॉड। आप देखते जाओ ना, 5 रख दो 35 44, तो T6 का मॉड T5 के मॉड से बड़ा। अब जैसे ही मैंने 6 रखा तो भी 44 ग्रेटर देन 42 आया, तो यानी कि मॉडुलस ऑफ T7 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ T6। T7 का मॉडुलस शिखर पे पहुंच गया, और जैसे ही मैंने 7 रखा इनइक्वालिटी पलट गया, यानी कि मॉडुलस T7 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ T8, तो मतलब मॉडुलस T8 की पोजीशन अब नीचे आ गई, और अब फिर मॉडुलस ऑफ T9 और नीचे चला जाएगा, यानी कि शिखर पे कौन दिखा मुझे? मॉडुलस ऑफ T7। तो मुझे क्या हर एक वैल्यू रख के देखनी है? नहीं, एक वैल्यू बस देखना है जहां पे ये चेंज हो रहा हो, इनइक्वालिटी चेंज हो रहा हो। जैसे R इक्वल टू 6 कट टू कट दिखा कि 44 42 से बड़ा है, और जैसे ही 7 रखेंगे 49 44 से बड़ा, तो हमें वो वाली वैल्यू चाहिए। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि हम एक ही इनइक्वालिटी से, एक ही तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये भी बताना पड़ेगा कि TR+1, अच्छा सॉरी 10CR नहीं आएगा यार, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी नहीं सही पूछा है रवीश ने, हाँ थोड़ा लफड़ा हो गया है, लफड़ा हो गया भाई। एक मिनट थोड़ा कैलकुलेशन चेंज होगा दोस्त, है ना, थोड़ा क्या पूरा ही चेंज होगा। यहाँ 8CR है और यहाँ 8CR-1 है ना, किसी ने बताया भी नहीं, बताओ। तो इधर 8 फैक्टोरियल होगा, इधर R फैक्टोरियल होगा, और इधर 8 - R होगा, है ना, और इधर इंटू 4x होगा, इधर 8 फैक्टोरियल होगा। जो समझाया लॉजिक वॉजिक सब वही रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा लफड़ा ऐसा हो गया है कि ऐसा बचेगा ना, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये गया, और इसको 4x की जगह 4/3 लिख देते हैं, और यहाँ पे तो एक R बचेगा,
बट यहां शायद 9 माइनस आर आएगा, और यहां से दिस इज नाउ 36 माइनस 4r। वैसे ज्यादा अच्छा रहता है कि क्वेश्चन में ही 10 कर देता, और ग्रेटर देन लेस देन 3r, एंड दिस इज 36 ग्रेटर देन लेस देन 7r। तो खैर आ तो 7r ही रहा है ना, बस यहाँ पे चेंज 36 का हो गया बच्चों। तो ऑफ कोर्स ये चेंज होगा, है ना, ये चेंज होगा। 7 की वैल्यू जब 5 रखेंगे तो 36 ग्रेटर देन 35 आएगा। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, 7 नहीं, 6 नहीं, 5। तो यानी कि मॉडुलस ऑफ T6 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ T5, और 6 रखते ही पलटी मारेगा, तो मॉडुलस ऑफ T7 इज ग्रेट लेस देन मॉडुलस ऑफ T6। चेंज है दोस्त, चेंज है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट द 7th टर्म, इसमें तो 6th टर्म होगा। बेटर होता कि मैंने क्वेश्चन में ही 10 कर दिया होता तो रह जाता है ना। तो 6th टर्म आएगा ग्रेटेस्ट, 6th टर्म आएगा ग्रेटेस्ट। 10 CR नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये 8 CR होगा। चलो बच गया। अगर वहां 10 होता है तब तो ठीक है, तब तो बाकी सब चीज हो जाता है। ठीक है, आई होप इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे 9 है ना, तो मॉडुलस ऑफ TR प्लस 1 ग्रेटर देन लेस देन, इधर से आ जाएगा 9 CR, आई होप 3 की पावर 9 माइनस R, एंड दिस इज माइनस 2x की पावर R का मॉड इज ग्रेटर देन लेस देन 9 CR माइनस 1, और मॉड सब खा जाएगा, है ना, मॉड सब खा जाएगा, एंड 3 की पावर 10 माइनस R एंड माइनस 2x की पावर R माइनस 1। इसके बाद हम x की वैल्यू R रखेंगे, है ना, x की वैल्यू R रखेंगे और माइनस को निपटाते जाएंगे। तो इधर बचेगा 9 CR का 9 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा बच्चों R फैक्टोरियल, देन गोइंग टू बी 9 माइनस R फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 9 माइनस R, 2 की पावर R, माइनस खा चुका हूं मैं, है ना, पेट भर गया है मेरा। तो 9 फैक्टोरियल और नीचे आएगा R माइनस 1 फैक्टोरियल, देन इज 10 माइनस R, और इंटू 3 की पावर 10 माइनस R इंटू 2 की पावर R माइनस 1। देखिए क्या क्या कटता है, क्या क्या बचता है। इधर एक 2 बचेगा, इसको काटने के बाद इधर एक 3 बचेगा, वुडन छू, इधर R कट गया, इधर कट गया, तो इधर 10 माइनस R। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई खेलते हैं। इधर एक 2 था ऊपर, और 10 माइनस R आएगा तो 20 माइनस R, 20 माइनस 2R सॉरी, एंड दिस इज ग्रेटर देन लेस देन, इधर R है उधर 3 है तो 3R। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इससे मेरे को मिल रहा है 20 इज ग्रेटर देन लेस देन 5R। यहां इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहे, है ना, थोड़ा केयरफुल रहे। जैसे R इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं, सपोज कर लो 3, तो 20 बड़ा है 15 से, तो 3 पे इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस ऑफ T4 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ T3। ओके सर, R इक्वल टू 4 पे 20 हो गया भाई, है ना, 20 हो गया। तो यानी कि मॉडुलस ऑफ T5 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ T4, मतलब इन दोनों की वैल्यूज बराबर है। और जैसे ही R की वैल्यू 5 लोगे तो 25 20 से बड़ा हो गया बच्चों, तो यानी कि मॉडुलस ऑफ T6 इज नाउ लेस देन मॉडुलस ऑफ T5। आप फील कर पा रहे हो कि इनिशियली क्या हो रहा है कि मॉडुलस ऑफ T1, फिर मॉडुलस ऑफ T2 बड़ा, फिर मॉडुलस ऑफ T3 बड़ा, फिर मॉडुलस ऑफ T4 बड़ा, और T4 और T5 का मॉडुलस बराबर, है ना, और फिर T5 का मॉडुलस T6 से बड़ा, तो T6 नीचे आ गया, अब फिर T7 नीचे, ऐसे आ रहा है। तो यानी जो सबसे बड़ी वैल्यूज आई वो कौन सी आई, मॉडुलस ऑफ T4 एंड मॉडुलस ऑफ T5। यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में कोई बोले तो क्या बोलेंगे, 4th एंड 5th टर्म, 4th एंड 5th टर्म। अब कोई बोले कि सर चलिए न्यूमेरिकली वर्ड को हम ड्रॉप कर देते हैं, न्यूमेरिकली वर्ड को ड्रॉप कर देते हैं, हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट टर्म मतलब मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ी वैल्यू। नेगेटिव वाला ऑफ कोर्स हम उस केस में नहीं लेंगे क्योंकि वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगा। तो देखो 4th एंड 5th टर्म आर द ग्रेटेस्ट टर्म, राइट। अब इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जैसे क्योंकि यहां माइनस साइन का फर्क पड़ेगा। तो आप देखो जब आप इसका 4th टर्म निकालोगे तो R की वैल्यू 3 रखोगे, 3 रखने पे यहां पे नेगेटिव आएगा अंदर, है ना।
यानी कि फोर्थ टर्म नेगेटिव आ रहा है, जबकि फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो फिफ्थ टर्म पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है ग्रेटेस्ट टर्म, तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, सिर्फ फिफ्थ टर्म। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है तो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों हो जाएगा। इनफैक्ट फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म सबसे छोटा टर्म होगा। क्यों भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड में अगर ये सबसे बड़ा है और माइनस साइन इसमें है तो सबसे छोटी वैल्यू दे रहा होगा, लेकिन मॉडुलस के कारण वो वैल्यू सबसे बड़ी हो रही है। तो क्या ये समझ में आ गया कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रोसीजर। और रटने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में ये सॉल्व कर सकते हो। इतना मैं लिख रहा हूं, मैं तो आधा कैलकुलेशन उसमें मन में कर सकता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट वो भी एक प्रॉब्लम की तरह ही है, और इस तरह का सवाल अभी अभी मैंने लिया भी है ना, अब इस तरह का सवाल अभी अभी लिया भी है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑड इंटीजर। उसके बाद की बात बाद में करेंगे। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो अभी कॉन्सेप्ट डील किया था मैंने आते ही √2+1 वाला, वैसा ये कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट n अगर नेचुरल नंबर, ये जो एक्सपोनेंट है स्मॉल n, ये नेचुरल नंबर, देन इसका इंटीग्रल पार्ट प्रूव करना है कि वो एक ऑड इंटीजर होगा, है ना। जस्ट ट्राई दिस, जस्ट ट्राई दिस। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। सोचने का काम कम, पढ़ने का काम ज्यादा। ठीक है दोस्त, चलो, सी यू, बाय।